हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी वैरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके जो हम इस प्रतियोगी परीक्षा को टारगेट करके अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके अंतर्गत जो भी सिलेबस है उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जितने भी राज्यों में होने वाले टेट एग्ज़ाम हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षाएँ हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं, उन सभी में मनोविज्ञान विषय को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को अपन इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाएँ, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक दबा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी सुझाव है किसी प्रकार का टीचिंग से संबंधित, शिक्षण से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ये सब आप करेंगे तो मुझे एक बल मिलेगा, मुझे आगे से प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। बस यही आशा और उम्मीद है मुझे। चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमने अभिप्रेरणा के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा है, अर्थ है, विशेषताएँ हैं, उन सारों का हमने ज़िक्र कर लिया है। साथ ही अभिप्रेरणा के चक्र के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम अभिप्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत। 8 से 10 सिद्धांत हैं जिनका अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालें आप, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा को लेकर के जो है बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और वो विचार जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया है। तो एक एक सिद्धांत को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो विद्यार्थियों अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक जो है वो है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल। जैसा कि आपको पता है, जब हमने बाल विकास पढ़ा था तो बाल विकास के अंतर्गत मैंने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का अध्ययन मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको इस सिद्धांत को डिटेल में देखना है तो आप बाल विकास वाले वीडियो में जाकर के और वहाँ आप देख सकते हैं। और विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पर। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, इस नाम से मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और जितने भी मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो सारे वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो सेक्शन या टैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे प्लेलिस्ट वाले टैब में जाइए और प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें से एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान फॉर रीट एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बाय अरुण सर, ऐसे ऐसे करके आपको मिलेगी, इस नाम से मिलेगी प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। उसमें जब आप जाएँगे तो सारे वीडियो आपको जो है मनोविज्ञान से संबंधित दिखेंगे। तो जब वो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैंने उसमें बना रखा है, यानी कि एक वीडियो में एक ही सिद्धांत मैंने कवर किया है। तो वहाँ पर आपको डिटेल में जो है ये सिद्धांत मिलेगा, जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का दिया हुआ है। 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। तो ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों का ज़िक्र किया है, भय है, प्रेम है, क्रोध है, करुणा है ना, दया है। ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं विद्यार्थियों, ये सारी प्रवृत्तियों का डिस्कस जो है उस सिद्धांत के अंतर्गत हमने किया है। तो वो वीडियो जाकर के देख लें, ताकि आपको अगर पता नहीं है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत विलियम मैकडूगल ने कौन-कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ दी है और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित कौन-कौन से संवेग है, तो उसमें डिटेल में चर्चा मैंने वहाँ पे की है। तो वहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जाकर के। और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं डाल दूँगा, उसका लिंक डाल दूँगा वीडियो का, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? तो प्रवर्तक की बात कर रहे हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने विद्यार्थियों 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ। इन्होंने जो है अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। देखिए मूल प्रवृत्ति होती क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, मूल प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है स्वभाव। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? स्वभाव है, जिसको हम अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं। कहते हैं ना कि उसका तो नेचर खराब है, उसका नेचर भई बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, यानी उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो प्रवृत्ति का मतलब है स्वभाव और मूल का मतलब है यूनिक।
अद्वितीय अपन कह सकते हैं इसको, अद्वितीय कह सकते हो आप, या फिर आप अंग्रेजी में इसको यूनिक कह सकते हो। यानी कि हर व्यक्ति की सोच जो होती है, समझ जो होती है वो यूनिक होती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से चीज़ों को सोचता है, समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करता है। हर व्यक्ति के विचार जो होते हैं विद्यार्थियों, वो अपने खुद के मूल विचार होते हैं। जैसे कि आप किसी लेखक की कविता अगर अपन देखेंगे, कोई कवि है, वो कवि सम्मेलन में कविता सुना रहा है, तो वो कवि जो कविता सुना रहा है, वो उसकी मूल कृति है। मतलब कि वो उसके खुद के विचार हैं, उसके स्वयं के विचार हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मूल विचार बोलेंगे उनको। क्योंकि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में वो कविता की पंक्तियाँ आई है और उन पंक्तियों को ही जो है उसने जो है लिख करके लेखबद्ध कर दिया है और कविता का रूप दे दिया है, और अब वो कवि सम्मेलन में उसको सुना रहा है। तो वो विचार कैसा है उसका विद्यार्थियों, वो उसका मूल विचार है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। लेखक कोई भी रचना लिखता है, मान लीजिए कोई डांसर है, कोई नृत्य इजाद कर रहा है, नए नए प्रकार का कोई नृत्य लेकर के आ रहा है, तो वो उसका मूल विचार था, जिसको उसने नृत्य के रूप में रूपांतरित कर दिया। कोरियोग्राफर आप देखते हो इतने सारे स्टेप बनाते हैं, तो जो स्टेप बनाते हैं तो वो स्टेप उनके खुद के बनाए हुए होते हैं। ये नहीं है कि कोई कॉपी कर रहा है, कॉपी तो आप कर रहे हो या फिर मान लीजिए और कोई है तो वो कॉपी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है सीखने वाले हैं वो कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से उस नृत्य को, उस डांस की फॉर्म को जो है किसी ना किसी व्यक्ति ने तो इजाद किया था। तो जिसने इजाद किया था वो विचार कैसा था, वो मूल विचार था उसका। तो मैं यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति का जो स्वभाव है विद्यार्थियों, वो कैसा होता है, मूल होता है। यानी कि जन्म से ही उसको कुछ इस प्रकार का स्वभाव प्राप्त होता है, जिस स्वभाव को वो समाज में रह करके लोगों के सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है? उसको अपन नेचर भी बोलते हैं, कह देते हैं कि भई नेचर ही इसका ऐसा है। ठीक है ना? तो इन्होंने विलियम मैक्डूगल ने मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत यही कहा था कि भई हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो उसके साथ में ही जन्मजात ही जो है स्वभाव से ही जो है उसके विचार जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए एक छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है छोटा बच्चा, तो किस तरह से हाथों को, पैरों को चलाता है। उसके सामने अगर उसके माता-पिता अपना चेहरा देंगे, तो उस चेहरे को भी जो है वो अपने हाथों से मतलब आप कहें झपट लेगा एक तरह से। यानी कि नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर देगा, हो सकता है आँख फोड़ दे, है ना? या फिर अपने नाखून जो है लगा दे कहीं चेहरे पर। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अभी उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, अभी उसको नॉलेज नहीं हुआ है, अभी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, वो छीनना और झपटना है। यानी कि पाश्विक प्रवृत्ति है। मनुष्य जब जन्म लेता है, तो पशु तुल्य व्यवहार करता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पाश्विक होती है, पशु के समान होती है। और धीरे-धीरे जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो पशु से क्या बनता है? मनुष्य बनने लगता है। ठीक है? तो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती है हर व्यक्ति की। भई हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, बिच्छू है, बिच्छू का स्वभाव कैसा है? काटने का है। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? उसको डंक मारना है। आप उसको हाथ लगाएँगे, वो डंक मार देगा। जो भी ज़हरीले जीव हैं, वो अपनी रक्षा के लिए, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उनको आप जैसे ही टच करेंगे तो वो आपको मारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो सोचेंगे कि ये मुझे मार रहा है तो मैं इसे मार दूँ। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। समझ गए आप? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा के अंतर्गत इसे इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अभिप्रेरणा, मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो उसे प्रेरित करती है कार्यों को करने के लिए। मैंने आपको बताया मूल प्रवृत्ति से संवेग जुड़े हुए होते हैं। मूल प्रवृत्ति से विद्यार्थियों क्या जुड़े हुए होते हैं? संवेग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके अंदर संवेग आप मान लीजिए कहीं सुनसान जगह पर आप खड़े हैं और आपको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है इसका मतलब आप में कौन-सा संवेग आ गया है? भय नामक संवेग आ गया है। भय क्या है? संवेग है, प्रेम, करुणा, जिज्ञासा, हास्यवृत्ति, ये सब क्या है? ये संवेग है। तो आपके अंदर भय नामक संवेग आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आपके मस्तिष्क में विचार आएँगे तरह-तरह के कि यहाँ पर आत्मा हो सकती है, भूत हो सकते हैं, है ना? कोई आकर के पकड़ लेगा, चोर डाकू हो सकता है, मेरे पे अटैक हो सकता है, जंगली जानवर हो सकता है। पता नहीं कितनी तरह की बातें आपके दिमाग में आएगी, मस्तिष्क में आएगी, चित्रण होना शुरू हो जाएगा। तो ये भय क्या है? ये संवेग है। और जब आप में भय संवेग आएगा, तो मूल प्रवृत्ति क्या बनेगी आपकी? पलायन करना। यानी कि भय जब आता है आपको, तो आप क्या करते हैं? पलायन करते हैं, यानी कि भागना, भागो यहाँ से। यहाँ पर भूत हो सकता है, भागो यहाँ से, है ना? तो भय संवेग से पलायन मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। तो ये जो मैकडूगल है, ये अपने इस सिद्धांत में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति जब अभिप्रेरित होकर के कोई व्यवहार करता है, तो वो अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण करता है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, उसी की वजह से जो है उसमें इस प्रकार का व्यवहार डेवलप होता है और वो अपने कार्य को अभिप्रेरित होकर के करता है। ठीक है? तो समझ में आया आपको पहला सिद्धांत अभिप्रेरणा का जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। चलिए इसको मिटाते हैं
और अब विद्यार्थियों अपना दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो है अपना आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पूर्ति, या आप इसको मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मांग पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति या मांग पूर्ति का सिद्धांत भी आप जो है विद्यार्थियों इस सिद्धांत को आप कह सकते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इस सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें तो अब्राहम मैस्लो है। अब्राहम मैस्लो विद्यार्थियों इस सिद्धांत के प्रवर्तक है और इनकी एक पुस्तक थी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस पुस्तक के अंदर जो है इन्होंने अपने इस आवश्यकता पूर्ति और मांग पूर्ति के सिद्धांत का जिक्र किया था। अब देखिए, मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थियों अब्राहम मैस्लो ने जो है 5 प्रकार की मनुष्य की क्या बताई है? आवश्यकताएं बताई है। देखिए, ये सिद्धांत भी जो है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सिद्धांत भी आपको डिटेल में देखना है अब्राहम मैस्लो का, तो आप पीछे 5-7 क्लास पहले मैंने मैस्लो से संबंधित अलग से वीडियो अपलोड की है, सिद्धांतों से संबंधित, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मांग और पूर्ति सिद्धांत का पूरा डिटेल में मैंने जो है वर्णन किया है, ठीक है। और जिन्होंने देख ली है वो तो अच्छे से समझते हैं, उनको अच्छे से पता है कि क्या क्या स्टेप है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो है विद्यार्थियों मनुष्य की जो है आवश्यकताएं बताई है, 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। 5 प्रकार की आवश्यकताओं का नाम आपको पता होना चाहिए, चलो फिर भी बता देता हूं मैं एक बार। मैस्लो के अनुसार विद्यार्थियों सबसे पहली जो आवश्यकता है वो शारीरिक आवश्यकता है। मैस्लो ने सबसे पहली आवश्यकता क्या बताई है? शारीरिक आवश्यकता, यानी शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, इसको आप दैहिक आवश्यकता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? दैहिक आवश्यकता, देह से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, इसलिए दैहिक आवश्यकता है ये, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों शारीरिक आवश्यकताएं जब मनुष्य की पूरी होती है, उसके बाद में हाँ, सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता जो है विद्यार्थियों वो आपके मैस्लो ने बताई है, कौन सी? सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता है। तीसरी विद्यार्थियों, तीसरी स्नेह की आवश्यकता, तीसरी स्नेह की बताई है। और चौथी विद्यार्थियों सम्मान की बताई है। और सम्मान के बाद में पांचवी बताओ कौन सी है? पांचवी है अपनी आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये लो, इस तरह से जो है इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं जो है विद्यार्थियों बताई गई है मनुष्य की, कि ये 5 आवश्यकताएं जो है मनुष्य की ये पूरी होती है और मनुष्य जो है सीखता है, अधिगम करता है। तो अधिगम के सिद्धांतों में अपन इसकी जिक्र कर चुके हैं, देख लेना आप, वो वीडियो नहीं देखा है तो। शारीरिक आवश्यकता, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है वहां पर कि याद कैसे करेंगे। शारीरिक आवश्यकता, सा सु और स्नेह, सम्मान और आत्मसिद्धि। मैंने आपको बताया कि नई दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में उसे क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? ससुराल, ससुराल, देखो सु ससुराल, ससुराल में से आ गया, से शारीरिक आवश्यकता, ससुर, सु से क्या आ गया? सुरक्षा की आवश्यकता। तो ससुराल में क्या कैसे रहना चाहिए उसको? नई बहू को स्नेह से रहना चाहिए, नई दुल्हन को स्नेह से रहना चाहिए। स्नेह से रहेगी तो क्या मिलेगा? सबका सबका सम्मान मिलेगा और उसकी क्या हो जाएगी? आत्मसिद्धि हो जाएगी, यानी कि उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा और वो अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएगी, सबका स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा सबका, ठीक है। तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इस तरह की ट्रिक थी, ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो कि ससुराल में ससुराल में जो है दुल्हन को कैसे रहना चाहिए? स्नेह से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा? उसको सम्मान मिलेगा और सम्मान मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि उसको संपूर्ण मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सबका प्यार मिल जाएगा, घर वालों का, परिवार वालों का। तो बस और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया फिर तो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति को बल मिलता है, वही क्या है? वही अपने आप में प्रेरणा है, यानी कि आवश्यकता पूर्ति, यानी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करेगा, उसी को जो है व्यक्ति मैस्लो ने क्या कह दिया है? अभिप्रेरणा कह दिया है, यानी कि व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के ये कार्य करेगा। देखिए, एक व्यक्ति को प्रारंभिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं सबसे पहली। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति अपने आप प्रेरित होगा आगे कुछ और प्राप्त करने के लिए। क्या? सुरक्षा चाहिए, यानी कि उसको मकान चाहिए रहने के लिए, अच्छा मकान चाहिए रहने के लिए उसको। और जो सुरक्षा उसको मिल जाएगी तो उसको क्या चाहिए? परिवार वालों का स्नेह चाहिए, परिवार का, सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, पड़ोस वालों का क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। और जब स्नेह मिल जाएगा तो विद्यार्थियों समाज में क्या चाहिए? व्यक्ति को सम्मान चाहिए, उसे चाहिए कि सम्मान मिले,
आप भी प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपकी जो आवश्यकताएँ हैं वो सारी पूरी हो जाए। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएँ, आपको जो है एक अच्छा आप मकान बना लें, आपको अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, घर में एसी लगा हुआ हो, चलाने के लिए गाड़ी हो, विवाह हो, विवाह के पश्चात स्नेह हो, परिवार में बच्चे हों, स्नेह हो और सबसे क्या मिले आपको, समाज में सम्मान मिले। सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाए, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो सम्मान मिले और सब कुछ मिल जाएगा विद्यार्थियों, तो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? आत्मा जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी कि आपको सब कुछ मिल चुका है। तो आत्म-सिद्धि इसको अपन बोलते हैं। सब कुछ प्राप्त हो गया मतलब आत्म-सिद्धि। तो यही है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, जिसको अभिप्रेरणा से जोड़ा गया है और मैस्लो ने जो है बताया है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि भई व्यक्ति की ज आवश्यकताएँ पूरी होती है तो आगे से आगे वो अभिप्रेरित होता है और माँग बढ़ती है तो पूर्ति के लिए प्रयास करता है व्यक्ति और इसी से क्या होती है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लो ने ये बात बोली है। ठीक है? चलिए 2 सिद्धांत हो गए हैं अपने। आगे चलते हैं अपन फटाफट से कर लेते हैं तीसरा सिद्धांत विद्यार्थियों कर लेते हैं और तीसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है प्रणोद न्यूनता या चालकहीनता का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, प्रणोद न्यूनता, प्रणोद मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रणोद के बारे में। इसको अंतर्नोद भी बोलते हैं। प्रणोद को है विद्यार्थियों अंतर्नोद भी कहा जाता है, अंतर्नोद भी कहते हैं। न्यूनता चालकहीनता, चालक भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में विद्यार्थियों, ड्राइव भी कहते हैं। ड्राइव यानी कि जो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है वो क्या है, चालक है। किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। सिद्धांत के प्रवर्तक है विद्यार्थियों क्लार्क लियोनार्ड हल, CL हल जिनको बोलते हैं वो आप, क्लार्क लियोनार्ड हल। ये जो है विद्यार्थियों क्लार्क लियोनार्ड हल, ये इस सिद्धांत के जो है प्रवर्तक मान जाते हैं विद्यार्थियों। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है कार्य करता है तो कैसे करता है, अभिप्रेरित कैसे होता है। व्यक्ति अभिप्रेरित जो है विद्यार्थियों प्रणोद के कारण, चालक के कारण होता है। मैंने आपको जो है चक्र बताया था अभिप्रेरणा का, उस चक्र के अंतर्गत विद्यार्थियों हमने जो है सबसे पहले तो हमारा पॉइंट था वो था आवश्यकता। चक्र के स्टेप लिखे थे, उसमें सबसे पहला हमारा जो था चक्र का पहला जो सोपान था वो था विद्यार्थियों आवश्यकता। आवश्यकता के बाद में 2 नंबर पे हमने लिखा था प्रणोद और प्रणोद के बाद में 3 नंबर पे विद्यार्थियों हमने जो है प्रोत्साहन लिखा था ना। ये चक्र था। इस चक्र के अनुसार जो है व्यक्ति कार्य करता है और अभिप्रेरित होकर के कार्य करता है और अपने मंजिल तक पहुंचता है ना। आवश्यकता है किस चीज की, मैंने आपको बताया था पानी नामक आवश्यकता है। क्यों है पानी की आवश्यकता, क्योंकि आपको क्या लगी है, आपको प्यास लगी है। तो प्यास क्या है विद्यार्थियों, प्यास प्रणोद है, यानी यही है प्रेरक जो आपको कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। प्यास रूपी क्या है, प्रेरक है। अगर आपको भूख लगी है तो भूख भी क्या है, भूख भी विद्यार्थियों प्रेरक है, प्रेरक का काम करेगा। भूख लगी है तो आपका शरीर कहेगा कि भैया कुछ लेके आओ, कुछ खाना लेके आओ, खाना खिलाओ मेरे को, पेट में डालो खाना, है ना। तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, वो प्रणोद कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे। यानी कि प्यास है, भूख है, ये सब चीजें क्या है, ये प्रणोद है जो आपको कार्य करने के लिए बाध्य कर रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि आप ये कार्य कीजिए। ठीक है। और प्रोत्साहन के रूप में आपको क्या मिल जाएगा, जब आपको भोजन मिल जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, तो वो क्या है, वो प्रोत्साहन है। और इस तरह से अभिप्रेरणा का चक्कर क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के अंतर्गत हल यही बात कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को जब आवश्यकता होती है तो वो कार्य करता है, और आवश्यकता होगी तो अधिगम होगा, सीधी सी बात है। आवश्यकता के बिना अधिगम भी नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता थी, क्यों थी, क्योंकि कमी हो गई, शरीर के अंदर कमी हो गई। तो जो है चालक जो है वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया, यानी कि प्रेरक जो है उसने प्रेरित करना शुरू कर दिया। प्यास लगी, भूख लगी, तो जो प्यास और भूख जो है यही क्या है विद्यार्थियों, प्रणोद है, प्रेरक है, अंतर्नोद है, ड्राइव जिसको आप बोलते हो, चालक जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, कार्य आपने किया, भागदौड़ की, भोजन को तलाशा आपने, घर में हो तो फ्रिज में तलाशा, रसोई घर में तलाशा, बाहर हो तो कोई होटल ढाबे वगैरह आपने ढूंढे। तो वो सब क्या है, वो आपके द्वारा किया गया रेस्पॉन्स है, क्रिया है आपके द्वारा की गई। और वो क्रिया करने के पश्चात आपको लास्ट में क्या मिल गया, प्रोत्साहन के रूप में वो चीज प्राप्त हो गई। इस तरह से अभिप्रेरणा का चक्र पूरा हो गया। तो इसी को जो है आपके हल जो है क्या कहते हैं, प्रणोद न्यूनता या चालकहीनता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति सीखता है यानी अभिप्रेरित होता है। चलिए 3 सिद्धांत हो गए। हाँ, अब चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं विद्यार्थियों, और आगे जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं वो है विद्यार्थियों मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं 4 नंबर का। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। देखिए, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का नाम आते ही आपको याद हो गया आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सिगमंड फ्रायड की बात कर रहे हैं। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है मनोविज्ञान को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, इसकी भी बात अपन कर चुके हैं वैसे तो पहले प्रारंभ में बाल विकास के अंतर्गत कर चुके हैं इस सिद्धांत की बात अपन। देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है विद्यार्थियों क्या कहता है अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा के बारे में मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। सिगमंड फ्रायड ने जो है विद्यार्थियों मनुष्य की जो आवश्यकताएं बताई है, आवश्यकताएं या फिर कह सकते हैं कि मनुष्य कार्य करने के लिए जब प्रेरित होता है तो 2 तरह के कार्य करता है मनुष्य। यानी सिगमंड फ्रायड के द्वारा 2 तरह के कार्य बताए गए हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य अभिप्रेरित होकर 2 प्रकार के व्यवहार करता है। 2 प्रकार के व्यवहार करता है विद्यार्थियों। इसमें इन्होंने एक का नाम तो दिया है इरोज, एक व्यवहार को इन्होंने इरोज नाम दिया है और एक को दिया है थैनेटोज। ये 2 प्रकार के व्यवहार का इन्होंने जिक्र किया है। यानी कि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है अपनी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है 2 प्रकार का व्यवहार करता है, और इस 2 प्रकार के व्यवहार के अंतर्गत उसको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के माध्यम से वो सीखता है। तो इरेज जो है विद्यार्थियों इरोज जो है इसके अंतर्गत इसने कहा है कि इस इरोज के अंतर्गत व्यक्ति जो है वो निर्माणात्मक कार्य करता है। निर्माणात्मक कार्य, या आप इसको सकारात्मक भी कह सकते हो, सकारात्मक कार्य, या फिर आप इसे विद्यार्थियों अच्छा कार्य भी कह सकते हो, अच्छा कार्य। ठीक है, तो देखिए इरोज, इसको इन्होंने इरोज नाम दिया है। आप कंफ्यूज मत होना कि एक्चुअल में इरोज थैनेटोज है क्या। इन्होंने मनोविज्ञान की भाषा के अंदर ये शब्द दिया है इरोज नाम का। इरोज का मतलब है कि व्यक्ति जब निर्माणात्मक कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है, अभिप्रेरित होकर के अभिप्रेरणा प्राप्त करके अच्छे कार्यों की तरफ जाता है, सकारात्मक कार्य जब करता है, अच्छे कार्य जब करता है, तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, इरोज कहा है। यानी कि मनुष्य अभिप्रेरित होकर के व्यवहार करता है, और व्यवहार किस प्रकार के होते हैं, वो अच्छे व्यवहार अगर कर रहा है, निर्माणात्मक कार्य करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरोज बोलेंगे विद्यार्थी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, और उसके परिवार के अंदर कोई 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो गया है, तो वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति से अभिप्रेरित हुआ, और अभिप्रेरित होकर के और उसने भी 2nd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। वो तैयारी कर रहा है 2nd ग्रेड की, और वो कार्य कैसा कहलाएगा, उसका अच्छा कार्य कहलाएगा, और आखिरकार उसने उस व्यक्ति से अभिप्रेरित होकर के 2nd ग्रेड की नौकरी प्राप्त कर ली, तो अच्छा कार्य हो गया। कैसा कार्य हो गया, निर्माणात्मक कार्य हो गया। इसी को जो है फ्रायड ने क्या कहा है, इरोज कहा है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों थैनेटोज की बात करें, थैनेटोज का मतलब है विध्वंसकारी कार्य। इसको हम विध्वंसकारी बोलेंगे, विध्वंसकारी कार्य हम बोल सकते हैं विद्यार्थियों। इसको हम नकारात्मक कार्य बोल सकते हैं, नकारात्मक कार्य बोल सकते हैं। इसको विद्यार्थियों बुरे कार्य कहा है। इसको जो है फ्रायड ने बुरा कार्य कहा है विद्यार्थियों। यानी कि जब व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है, जब वो बुरे कार्यों में संलग्न हो जाता है, अभिप्रेरित हुआ है वो किसी से, और अभिप्रेरित होकर के वो कार्य कैसे कर रहा है, विध्वंसकारी कार्य कर रहा है, यानी कि जिससे समाज का भला नहीं हो सकता, ऐसे कार्य कर रहा है। नकारात्मक कार्य कर रहा है यानी समाज में जिसकी बुराई हो रही है, और बुरे कार्य है यानी कि जो कार्य समाज सम्मत नहीं है, समाज जिन कार्यों की आज्ञा नहीं देता है, ऐसे कार्य व्यक्ति कर रहा है, तो उसको जो है फ्रायड ने नाम क्या दिया है, थैनेटोज नाम दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इरोज मतलब अच्छे कार्य, थैनेटोज का मतलब बुरे कार्य। अब बुरे कार्यों के अंदर देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बालक मान लीजिए साइंस से पढ़ा हुआ है, बीएससी की हुई है, और वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रूम पर रह रहा है। अब मान लीजिए कि उस बालक के द्वारा आगे स्टडी करनी है, कंपटीशन की तैयारी उसको करनी है, उसको नौकरी लगना है, उसकी
सोच तो ये थी। लेकिन उसका एक साथी उसके साथ रहने के लिए आया रूम में, और उस साथी ने उसे सुझाव दिया कि भई तू बीएससी से है, तो तेरे को जो है विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं, उनके बारे में तेरे को नॉलेज होगा। उसने कहा, हाँ, भी नॉलेज है, मेरी फिज़िक्स पढ़ी हुई है, तो मेरे को सब चीज़ों का नॉलेज है। तो उस बालक ने, उस दूसरे जो बुरा बालक था, उसने उसको कहा कि चल अपन ऐसे करते हैं, बम बनाते हैं। अपन जो है बम बनाने का प्रयास करते हैं, तो तू बीएससी साइंस से है, तो तेरे को पता होगा कि कौन-कौन से रासायनिक तत्व मिलेंगे, तो बम का निर्माण होगा। उसने कहा, हाँ, पता है मेरे को। तो दोनों जने बैठ कर क्या करते हैं, बम बनाते हैं, और कई सारे बम बना देते हैं। और एक दिन विद्यार्थियों बनाते-बनाते बम, एक बम फट जाता है और उनकी सबकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसा कार्य हुआ बताओ? विध्वंसकारी कार्य हुआ। ये कैसा कार्य हुआ विद्यार्थियों? नकारात्मक कार्य हुआ, बुरा कार्य हुआ, यानी समाज सम्मत नहीं है। समाज थोड़ी कह रहा है आप बम बनाओ बैठ करके कमरे के अंदर, या अपने घर के अंदर बैठ करके ऐसे कार्य करो आप, नहीं कह रहा। तो ये क्या कहलाएँगे? ये जो है फ्रायड की भाषा में थैनेटोज़ कहलाएँगे। ये घटना बिल्कुल सच्चे घटना है। मेरे पास में ही जो एरिया है वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी आज से 10 साल पहले। एक व्यक्ति, एक बालक जो बीएससी कर रहा था, उसी ने इस प्रकार की क्रिया की थी। बम बनाया था और वो बम फट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? तो इसको फ्रायड ने क्या नाम दिया है? थैनेटोज़ दिया है, या इसको आप विध्वंसकारी या नकारात्मक कार्य आप कह सकते हो। तो देखिए, प्रेरणा तो मिली है। इस थैनेटोज़ के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया कि वो बालक ने, उस व्यक्ति ने बम बनाने का प्रयास किया, तो प्रेरित तो हुआ है वो कहीं से। लेकिन प्रेरणा कैसी मिली है? नकारात्मक प्रेरणा मिली है, और विध्वंसकारी कार्य उसने कर दिया है जो समाज सम्मत नहीं है, और उसका नतीजा उसको देखने को मिल गया। तो फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है विद्यार्थियों, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसके अंतर्गत इन्होंने जो है ये 2 शब्द दिए हैं। इन 2 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की। 4 सिद्धांत अपने हो गए हैं। हाँ जी, अगले 5वें सिद्धांत की विद्यार्थियों बात करते हैं, और वो है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो वो है हमारे सोलेमन व कॉर्बिट। सोलेमन और कॉर्बिट नामक जो विद्वान है विद्यार्थियों, सोलेमन और कॉर्बिट नामक विद्वान हैं, जो इस विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक बन जाते हैं। देखिए, विरोधी प्रक्रिया, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, विरोधी प्रक्रिया यानी कि मनुष्य के विचारों में ऐसे तत्व जो आपस में विरोधी हों। दो विरोधी तत्व, यानी कि दो कैसे तत्व है विद्यार्थियों? विरोधी तत्व। दो विरोधी तत्वों का द्वंद्व जो है वो क्या कहलाता है? द्वंद्व मतलब आपस में लड़ाई हो रही है, दो विरोधी विरोधी तत्वों के अंदर लड़ाई हो रही है, उसी को जो है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। अब विरोधी तत्व कैसे हैं? देखिए, विरोधी तत्व का मतलब है कि एग्जाम्पल समझिए आप इसको, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा है। मान लीजिए शिक्षक भर्ती बीएड उसकी हो गई है, और वो थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाह रहा है। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए तैयारी शुरू करता है वो। तो एक तरफ तो वो अभिप्रेरित होता है किसी से, किसी पड़ोस वाले से, परिवार वाले से, या अपने साथी से, कि भाई वो थर्ड ग्रेड टीचर बन गया, उसकी नौकरी लग गई, तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूँ, मैं भी थर्ड ग्रेड टीचर बन जाऊँ। तो ये तो क्या है? ये तो एक सकारात्मक जो है तत्व है, सकारात्मक विचार है उसके मन में जो आए हैं, कि भई मुझे भी थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहिए, मैंने बीएड की है, मैं सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं पूरे सिलेबस को कवर कर सकता हूँ 2, 4, 6 महीने के अंदर, और मैं इस नौकरी को लग जाऊँगा। तो ये तो उसके सकारात्मक विचार है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें नकारात्मक विचार आते हैं, कि भई मेरे जो दोस्त सेलेक्ट हुए हैं थर्ड ग्रेड के अंदर, वो राजस्थान के या किसी भी स्टेट के हैं, या मान लीजिए राजस्थान स्टेट के हैं, तो राजस्थान के जो सुदूर इलाके हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर उनको पोस्टिंग मिली है अपने घर से लगभग 8-800, 600-600, 700-700 किलोमीटर दूर वो जाकर के बैठे हैं, तो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते वो, खुद के लिए भी समय नहीं है, भोजन की समस्या है, रहने की समस्या है, बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन यापन वहाँ पर गाँव में कर रहे हैं। शिक्षक तो वो बन गए हैं, लेकिन सामने ये कठिनाइयाँ उनके आ रही है। तो ये क्या है? अब ये विद्यार्थियों नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक सोच है उस व्यक्ति की, कि भई नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने घर से दूर चला जाऊँगा 600-700 किलोमीटर, और वहाँ जाकर के मैं भी जो है इसी प्रकार का जीवन जो है एक फ़ौजी जीवन जीना शुरू कर दूँगा। तो क्या फ़ायदा इस नौकरी का? इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ, या घर के आस-पास ही कोई संस्था पकड़ लेता हूँ प्राइवेट, और वहाँ काम करके अपना जीवन गुज़ार लेता हूँ।
तो इस तरह के विचार अगर मस्तिष्क में आ रहे हैं तो यानी कि दोनों तरह के विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, एक तरफ सकारात्मक विचार आ रहा है, दूसरी तरफ नकारात्मक विचार आ रहा है, दोनों में ही प्रेरक काम कर रहा है, प्रेरक प्रेरणा दे रहा है। तो इसी को जो है विद्यार्थियों सोलोमन और कॉर्बेट ने क्या कहा है, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत कहा है कि दो तत्व जो होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, वो आपस में द्वंद्व करते हैं, आपस में दोनों का झगड़ा होता है और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। व्यक्ति कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, कोई निर्णय कर नहीं पाता है, और उसका जीवन नीरस हो जाता है। तो ये विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत है जो कि अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इंक खत्म हो गई है, थोड़ा इंक इसमें भर लेते हैं। क्रिया का सिद्धांत आपके समझ में आ गया, सोलोमन और कॉर्बेट का दिया हुआ। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो है सिद्धांत विद्यार्थियों उसकी बात करते हैं अपन। और अगला सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात कर रहे हैं 6 नंबर का, जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कौन है प्रवर्तक? बताओ। बिल्कुल सही जवाब, थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक है विद्यार्थियों। थॉर्नडाइक अधिगम के जब सिद्धांत पढ़े थे अपन ने, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अपन ने पढ़ा था। ये वही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है जो कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी लागू होता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक के प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपक उसको जब मिल रहा है, सामने उद्दीपक है, यानी कि बिल्ली के सामने मछली थी और मछली की जो गंध है, उस गंध से जो प्रभाव मछली के ऊपर पड़ा, बिल्ली के ऊपर पड़ा, मछली की गंध का, यानी कि उसमें जो स्मेल आ रही थी उसका प्रभाव बिल्ली के ऊपर पड़ा, और उस प्रभाव की वजह से जो है बिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया? अनुक्रिया करनी शुरू कर दी। यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हुई है ना। उद्दीपक के प्रति क्या हुई है विद्यार्थियों? ये मछली है, इस मछली में से स्मेल आ रही थी, तो स्मेल जो है विद्यार्थियों वो बिल्ली के नाक में गई, और नाक में गई तो बिल्ली के नाक में विद्यार्थियों स्मेल गई, और स्मेल गई तो ये स्मेल प्रभाव डाल रही है किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर प्रभाव डाल रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे। उद्दीपन, ये क्या है? उद्दीपक है ये। आपको अर्थ पता है ना उद्दीपक और उद्दीपन के बीच का। और ये क्या कर रही है बिल्ली? ये अनुक्रिया कर रही है, ये अनुक्रिया कर रही है विद्यार्थियों। है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब है कि जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक है अपने आप में। यानी कि जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अग्रसर कर दे, प्रेरित कर दे, वो उद्दीपक है। तो बिल्ली को क्या चाहिए? बिल्ली को मछली चाहिए, तो मछली क्या है बिल्ली के लिए? उद्दीपक है। उद्दीपन यानी कि उद्दीपक का प्रभाव जब व्यक्ति विशेष पर पड़े तो उसे हम उद्दीपन बोलते हैं। यानी कि इस मछली में से स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, और ये स्मेल बिल्ली की नाक में गई। बिल्ली के नाक में गई तो बिल्ली के ऊपर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा किसका? इस मछली के गंध का प्रभाव पड़ा, स्मेल उसको आई, और इसने उछल कूद मचानी शुरू कर दी, अनुक्रिया करनी शुरू कर दी, और बाहर आकर के मछली को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया भी क्या है विद्यार्थियों? एक तरह से बिल्ली को प्रभावित कर रही है, यानी कि बिल्ली को क्या कर रही है? अभिप्रेरित कर रही है। बिल्ली भी अभिप्रेरित हो गई है, किससे हो गई है? इस गंध से। इस मछली की जो स्मेल है, इस स्मेल से जो है विद्यार्थियों बिल्ली क्या हो गई है? प्रभावित हो गई है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, यानी कि ये अभिप्रेरित हो गई है, और अभिप्रेरित होकर के इसने कार्य किया है। इसी को जो है थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया कहा है। यानी अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है कार्य करता है, और इस तरह से ये सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया उद्दीपक अनुक्रिया का। चलिए अब आगे चलते हैं, 7वां सिद्धांत अपने पढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थियों 7वां सिद्धांत प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा के सिद्धांत के जो विद्यार्थियों प्रवर्तक है वो है आपके विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम, विक्टर ब्रूम जो है, दोबारा लिख देता हूं, विक्टर ब्रूम जो है विद्यार्थियों, ये इस सिद्धांत के प्रवर्तक मान जाते हैं, प्रत्याशा सिद्धांत के। देखिए प्रत्याशा, प्रत्याशा यानी कि आशा, आशा, इसके अंतर्गत ये विक्टर ब्रूम कह रहे हैं, अपने सिद्धांत के अंतर्गत कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर आशा का संचार होता है, यानी कि ऐसे विचारों का संचार होता है जब वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसी को क्या बोला है? प्रत्याशा बोला है। यानी कि व्यक्ति
के अंदर एक आशा की किरण जागृत होती है। और वो आशा की किरण कब जागृत होती है? जब व्यक्ति उस कार्य को करना आरंभ करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि कांस्टेबल बनना चाह रहा है, पुलिस विभाग में भर्ती होना चाह रहा है, बेल्ट की नौकरी उसको चाहिए, वर्दी उसको चाहिए, तो उसके परिवार में कोई व्यक्ति अगर इस नौकरी में है, तो उसकी भी इस तरह की इच्छा हो गई कि मैं भी जो है कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त करूं, मैं भी पुलिस विभाग में जाऊं, देश की सेवा करूं। और इस आशा के साथ उसने कार्य करना शुरू कर दिया और उसने उस नौकरी को प्राप्त कर लिया। उस नौकरी को प्राप्त कर लिया विद्यार्थियों, यानी कि उसकी आशाएं जो है, वो इच्छाएं जो है, वो क्या हो गई? पूर्ण हो गई। और अब वो है आगे जाकर के और आगे जाकर के और दूसरी नौकरी के लिए भी वो तैयारी कर रहा है। मान लीजिए वो कांस्टेबल बन गया और कांस्टेबल बनने के बाद में अब उसकी बीएड भी करी हुई थी। मान लीजिए उसकी बीएड करी हुई थी और बीएड की हुई थी, तो वो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो उसको आशा है, उसको ऐसी आशा है कि मैं शिक्षक भर्ती में भी जो है नंबर प्राप्त कर सकता हूँ, अच्छे से नंबर ला सकता हूँ और एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ। तो ये प्रत्याशा का सिद्धांत है, जो कि एक व्यक्ति को क्या करता है? अभिप्रेरित करता है और कार्य को करने के लिए अपनी एक तरह से साध्य तक पहुँचने के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक व्यक्ति को जो है आशान्वित रखता है। आशा के साथ में व्यक्ति कार्य करता है और अपनी इस आशा को, इसको प्रत्याशा बोला गया है, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रत्याशा है। और इसके प्रवर्तक कौन है? आपके विक्टर ब्रूम हैं। और ये सिद्धांत विद्यार्थियों अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो इन छोटे-छोटे सिद्धांतों में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, इसमें सीधा ही पूछा जाएगा कि प्रत्याशा के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विक्टर ब्रूम है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। ठीक है? चलो, प्रत्याशा का सिद्धांत समझ में आया आपके? चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। 7 सिद्धांत अपने हो गए हैं और अब पढ़ते हैं अपन 8वां सिद्धांत, जो कि है लेविन का सिद्धांत। लेविन का सिद्धांत है विद्यार्थियों। कुर्त लेविन का विद्यार्थियों हमने सिद्धांत पढ़ा था। तो ये प्रवर्तक कौन है इसके? प्रवर्तक कुर्त लेविन ही है। कुर्त लेविन जो है विद्यार्थियों, उन्होंने अधिगम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है अपना। उस सिद्धांत को अपन जो है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है वीडियो, तो जाकर देख लें। कुर्त लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत नाम से जो है आपको थंबनेल मिलेगा, उसमें आपको पूरे सिद्धांत के बारे में डिटेल में जो है मैंने परिचर्चा की है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपन जिक्र करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुर्त लेविन का जो अधिगम का सिद्धांत है वो क्षेत्रीय सिद्धांत है विद्यार्थियों। क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत का मतलब है कि कुर्त लेविन ने अपने इस सिद्धांत में ये कहा है कि एक व्यक्ति को जो है वातावरण में रह करके और वातावरण में संघर्ष करने चाहिए। संघर्षों के उपरांत जो है व्यक्ति कभी ना कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति, यानी कि इन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने सीखने के अंदर वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा है कि वातावरण के अंदर जितनी भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को जो है व्यक्ति को दूर करना चाहिए। उन संघर्षों को, अपने संघर्षों को के द्वारा बाधाओं को दूर करना चाहिए। और जो भी अड़चनें आ रही है आपके कार्य के बीच में, उन अड़चनों को हटाना चाहिए और लगातार कार्य करते रहना चाहिए। कभी ना कभी आपको क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। इसी को जो है कुर्त लेविन ने क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत कहा है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी विद्यार्थियों कुर्त लेविन यही बात कह रहे हैं कि भाई किस तरह से एक व्यक्ति जब कोई कार्य करना आरंभ करता है और उसके सामने अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों को, बाधाओं को वो एक तरफ रखते हुए अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है और एक दिन जो है विक्ट्री, यानी कि सफलता को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी लेविन के अनुसार व्यक्ति क्या हो रहा है? अभिप्रेरित होकर के व्यवहार कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत जो है लेविन के सिद्धांत को भी रखा है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, तो विद्यार्थियों जैसा कि सबके घर की परिस्थितियां लगभग एक समान है। मारवाड़ी में कहवे है कि सगड़ा रे माटी रो चूल्हो है, वो बात है। तो मिट्टी का चूल्हा है सबके घर पे। कहने का मतलब है कि परिस्थितियां सबकी समान है। घर की जिम्मेदारियां हैं, घर के बोझ हैं, उसके अलावा परिवार का है, माता पिता का है, बच्चों का है। इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हुए, इन सब चीज़ों को एक साथ में लेकर चलते हुए व्यक्ति जब कार्य करता है, जब अपने लक्ष्यों को निर्देशित करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और लास्ट में जब लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, तो उसको पूर्ण संतुष्टि मिलती है ना? तो जब उसको पूर्ण संतुष्टि मिलती है, तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए होते हैं, वो सारे के सारे कार्य जो है बिल्कुल उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और उन सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हुए व्यक्ति को क्या मिलती है? अभिप्रेरणा मिलती है, यानी कि कार्य को करते रहने की प्रेरणा उसके प्राप्त होती है। ठीक है? तो कुर्त लेविन जो है, इनका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत।
इसमें इन्होंने जो है सभी बाधाओं को दूर करते हुए, सभी चुनौतियों का स्वीकार करते हुए, बाधाओं का मुकाबला करते हुए व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था आपके क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के स्वरूप जो है व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। ठीक है, ये बात कुर्ट लेविन ने बोली है। तो कुर्ट लेविन का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, ये भी अभिप्रेरणा से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए, कुर्ट लेविन के बाद अपन बात करते हैं विद्यार्थियों उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है डेविड सी मैकलिएट और एटकिंसन। इसके प्रवर्तक की बात करें अपन, डेविड सी मैकलिएट, डेविड सी मैकलिएट, डेविड सी मैकलिएट और वह एटकिंसन, ये इसके प्रवर्तक बन जाते हैं। डेविड सी मैकलिएट और एटकिंसन, प्रवर्तकों के नाम आप याद रखना, ये रटने से संबंधित है, इसमें कोई भी अब कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई प्रवर्तक के नाम में कोई कॉन्सेप्ट हो, बस सीधा सीधा याद रखना है आपको कि भाई उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, डेविड सी मैकलिएट और एटकिंसन के द्वारा जो है विद्यार्थियों ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि उपलब्धि हासिल करना। उपलब्धि का मतलब है अचीवमेंट, यानी जीवन में आप कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप प्रेरित होते हैं, आप प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीएसटीसी कर रहा है, और बीएसटीसी कर रहा है और उसी दौरान जो है उसने देखा कि उसके साथी बीएड कर रहे हैं बहुत सारे, तो वो भी ऐसे सोचता है कि मैं बीएसटीसी के बाद में बीएड जरूर करूंगा। और होता भी ऐसा ही है, जितने भी विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों बीएसटीसी करते हैं, वो बीएसटीसी करने के बाद में बीएड जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि बीएसटीसी में वो केवल और केवल 1 से 5 तक के अध्यापक बन सकते हैं, आगे 6 से 8 तक, और अगर उनको सेकेंडरी 9, 10 और 11, 12 सीनियर सेकेंडरी का टीचर बनना है तो उन्हें बीएड करनी अनिवार्य हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है बीएसटीसी नाम के कोर्स की, लेकिन वो आगे बीएड भी करते हैं और बीएड के बाद हो सकता है एमएड भी कर लें। तो इस तरह से ये उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं, यानी कि इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए क्या चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए। यानी कि आगे से आगे प्रेरणा जब आपको मिलती रहती है तो आप उपलब्धियां, अचीवमेंट अपने जीवन के अंदर हासिल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कांस्टेबल की पोस्ट पर है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊं। हेड कांस्टेबल बन गया तो हेड कांस्टेबल बनने के बाद में प्रयास करेगा कि मैं जो है एएसआई बन जाऊं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और जब एएसआई बन गया तो प्रयास करता है कि मैं एसआई बन जाऊं, उसके बाद में इंस्पेक्टर बन जाऊं। इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो उपलब्धियां होती है, व्यक्ति उपलब्धियां जो हासिल करता है वो प्रेरित होकर के हासिल करता है, यानी उसे आगे से आगे क्या मिलती रहती है, प्रेरणा मिलती रहती है, और वो उपलब्धियों को, अचीवमेंट को प्राप्त करता रहता है। ठीक है, जैसे एक थर्ड ग्रेड टीचर सोचे कि मैं सेकंड ग्रेड बन जाऊं तैयारी करके, सेकंड ग्रेड टीचर ये सोचे कि मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाऊं, तो ये सब क्या है, ये उसकी उपलब्धियां हैं जिनको प्राप्त करके उसको क्या मिल रही है, उसको प्रेरणा मिल रही है, और वो आगे से आगे व्यक्ति कार्य करने को अग्रसर हो रहा है और अपने जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को आगे से आगे नए नए लक्ष्य बनाता जा रहा है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया आपके उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत, देखिए प्रोत्साहन का सिद्धांत नाम से मालूम चल रहा है प्रोत्साहन मिल रहा है, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, पहले तो प्रवर्तक की बात करते हैं। प्रवर्तक है विद्यार्थियों प्रोत्साहन के सिद्धांत के, वो है आपके बॉल्स और एक है कॉफमैन। बॉल्स और कॉफमैन नाम के जो हैं विद्यार्थियों, दो विद्वान हैं, और ये विद्वान प्रोत्साहन के सिद्धांत के क्या है, प्रवर्तक मान जाते हैं। बॉल्स को याद, ट्रिक से याद कर लेना, बॉल्स को प्रोत्साहन में क्या मिली, बॉल्स को प्रोत्साहन में कॉफी मिली। ये लो, बॉल्स नाम का व्यक्ति है और इसको प्रोत्साहन में क्या मिल गई भाई, कॉफी मिल गई। तो प्रोत्साहन सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक कौन है, आपके बॉल्स और कॉफमैन है। ठीक है, देखिए प्रोत्साहन सिद्धांत क्या कहता है, प्रोत्साहन सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिलता है,
जब व्यक्ति को आगे से आगे प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि परिणाम जब सकारात्मक आते हैं किसी चीज़ के, तो व्यक्ति आगे से आगे सीखने का प्रयास करता है, यानी कि वो अभिप्रेरित होता है। यानी कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति को जब प्रोत्साहन मिलता है तो वो प्रेरित होता है। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली को प्रोत्साहन के रूप में मछली मिल गई, या फिर स्किनर का जो चूहा था, स्किनर के चूहे को भी जो है, चूहे ने जैसे लीवर पे पैर रखा तो उसको प्रोत्साहन में भोजन मिला, भोजन को उसने ग्रहण किया, फिर से उसने लीवर पे पैर रखा, फिर से भोजन ग्रहण किया। यानी कि व्यक्ति को आगे से आगे जब प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रोत्साहन के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, आगे कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है आगे से बढ़कर अग्रसर हो जाता है। तो इसी को जो है इन्होंने क्या कहा है, प्रोत्साहन का सिद्धांत कहा है, जो कि एक अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये विद्यार्थियों 9 से 10 सिद्धांत थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। छोटे-छोटे सिद्धांत हैं, इनमें से सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं, वन लाइनर प्रश्न, सीधे प्रश्न आते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जनक कौन है, प्रोत्साहन सिद्धांत के जनक कौन है, ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। हाँ, थोड़ा-सा अर्थ जो है इनका आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत के अंतर्गत क्या बात कही गई है, और साथ में इसके प्रवर्तक का नाम आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।